हेलो फ्रेंड्स, साइट लेआउट एंड अरेंजमेंट में अपना नेक्स्ट सेशन है ड्राइंग रीडिंग एंड टेंडर डॉक्यूमेंट रीडिंग। तो पहला ड्राइंग है अपना कंट्रोल ड्राइंग, उसके बाद है सिटी सर्वे डिमार्केशन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और उसके बाद हम बात करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ड्राइंग के बारे में। तो शुरू करते हैं कंट्रोल ड्राइंग का रीडिंग कैसे करने का। ये अभी 109.949 ये यहाँ का कंट्रोल का लेवल है, मतलब समझो यहाँ पे 109.9 है 109। उसके बाद यहाँ पे आ गया 114, तो ये हो गया 114 और यहाँ पे हो गया 116, ये हो गया 116, ये हो गया 3 लेवल। मतलब ग्राउंड का स्लोप ऐसा है, इससे ये डिसाइड होता कि 116 ये अपर साइड है, मतलब ये पीक पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। ग्राउंड का स्लोप कैसे हो गया, ऐसे स्लोप हो गया, 116 अपर साइड है, 109 की तरफ ये स्लोप है। ये तो हो गया रीडिंग करना। अभी समझो 115 का स्लोप कहाँ पे, 115.09 का, ये हो गया उसका लाइन, 115.09 का लाइन ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 111 का लाइन। तो अभी कंटूर सर्वे तो हो गया, लेकिन कंटूर का एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों चाहिए कंटूर सर्वे। आपको टेंडर भरते टाइम भी इसका जरूरत होता है। एग्जांपल देता हूं मैं, क्यों जरूरत होता है। अभी हमारा समझो ये रोड लेवल है, एग्जिस्टिंग रोड लेवल है, इसका लेवल आप एज्यूम करते हैं 99.7 और ये XYZ इसका लेवल मालूम नहीं है लैंड का। ये समझो एग्जिस्टिंग लैंड है और ये ऊपर ऐसा रोड है और ये एग्जिस्टिंग लैंड है। अपने को ये लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने का है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग में दिया है कि 100.5 अपने को क्या करने का है, प्लिंथ लेवल लेने का है, ऐसा अपने को ड्राइंग में दिया हुआ है। तो ये हो गया 99.7, यहाँ पे आएगा अपना 100.5, ये अपना हो गया प्लिंथ लेवल। अभी ये डिफरेंस कितना हुआ, 0.5 और ये 0.3 का, 0.7 का रोड लेवल से अपने को फिलिंग करने का है। ये हो गया 0.8 का फिलिंग। ये 0.8 का फिलिंग तो मालूम है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल तो नीचे है, ये लेवल अपने को मालूम नहीं है। तो ये फिलिंग कितना करना पड़ेगा, इसका क्वांटिटी कैसे निकालोगे, इसका आंसर अपने पास नहीं है। इसीलिए अपने को टेंडर भरते समय एक्चुअल कंटूर लेवल होना चाहिए। समझो कंटूर लेवल अपने पास होता तो अपने पास ये ड्राइंग का एवरेज लेवल हो जाता। समझो कि ये ड्राइंग है, इसका एवरेज क्या है, अभी यहाँ पे 116 है, यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 109 है, इसका एवरेज 113 114 के पास एवरेज आएगा। समझो अपने पास इधर का ड्राइंग होता तो यहाँ पे समझो ये लेवल होता 98.000, ये एक्चुअल ग्राउंड लेवल कंटूर का मालूम होता। 98 और 100.5 इसका डिफरेंस है 2.5 मीटर का फिलिंग होता। तो ये फिलिंग का क्वांटिटी निकालने के लिए कंटूर का जरूरी होता है। नेक्स्ट इज सिटी सर्वे डिमार्केशन। आपने समझो न्यू प्लॉट परचेस किया है या आपको न्यू साइट मिल गया है, तो सिटी सर्वेयर के पास से सिटी सर्वे डिमार्केशन करना बहुत जरूरी होता है। इसका पर्पस क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ये जो ब्लैक लाइंस है, ये ब्लैक लाइंस ये सिटी सर्वे ड्राइंग्स का लाइन है। ये देखो, आपने समझो ये 30 नंबर का प्लॉट अभी यहाँ पे काम चालू करने का है, तो आपका ये प्लॉट का बाउंड्री एज पर ड्राइंग के हिसाब से है क्या, वो आपको चेक करने का है। तो अभी सिटी सर्वेयर ने अपना काम कर दिया है और उसने न्यू जो अभी किसी ने कंस्ट्रक्ट किया है उसको डिमार्क करके ओवरलैप किया है सिटी सर्वे के ड्राइंग पे। अभी ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर से
उसका है। ये भी ब्लू लाइन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से उसका कंपाउंड वॉल है। ये 32 नंबर का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये 32 नंबर के बिल्डिंग ने ये कंपाउंड वॉल बनाया है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के बाहर गया है इसका कंपाउंड वॉल, मतलब ये रोड पे इसने एक्विजिशन कर लिया, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी वही हुआ है, 31 नंबर का प्लॉट है, ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन यहाँ पे है और इसने कंपाउंड वॉल इसका आगे निकल गया है, मतलब 31 नंबर का जो प्लॉट है उसके ऊपर इसने कब्जा जमा लिया है। तो अपने को उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन अपने को जो समझो अपना 30 नंबर का प्लॉट है इसके बारे में देखते हैं। तो 30 नंबर और 31 नंबर के जो बाउंड्री है वो बराबर दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद रोड का भी कोई एक्विजिशन नहीं हुआ है, रोड भी बराबर दिख रहा है रोड के साइड में। उसके बाद 29 नंबर का प्लॉट है, 29 नंबर के और 30 नंबर के प्लॉट के बीच में देखते हैं, यहाँ पे भी बराबर दिख रहा है, इधर भी कोई एक्विजिशन नहीं हुआ है। अभी ये जो पीछे वाला प्लॉट है यहाँ पे देखते हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा मिल रहा है, इसने कंपाउंड वॉल खुद के इसमें लिया है। लेकिन इसमें क्या हो गया, 29 नंबर के प्लॉट वाले को थोड़ा ज्यादा जगह मिल रहा है इधर, और 30 नंबर प्लॉट वाले को भी थोड़ा ज्यादा जगह मिल रहा है। मतलब इसमें कम किसका हुआ, ये साइड वाला जो प्लॉट है इसका एरिया थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसने खुद का जो कंपाउंड वॉल किया है ब्लू कलर का, वो उसके एरिया में आ गया है, वो उसको और थोड़ा उधर होना चाहिए था। अभी हम बात करेंगे वर्किंग ड्राइंग के बारे में। वर्किंग ड्राइंग में सबसे पहले आपको याद रखने का है नोट्स, उसके बाद याद रखने का है कॉलम पोजीशंस, तीसरा पॉइंट आता है रूम साइज, चौथा पॉइंट आता है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स। इस हर एक चीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगला पॉइंट है ब्रिक वर्क, उसके बाद आता है इलेवेशन ड्राइंग, और उसके बाद आता है लास्ट में सेक्शन। ये सब बातों का ख्याल आपको वर्किंग ड्राइंग को जब आप रीड करते वो टाइम पे रखने का है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। अभी जो हमें ड्राइंग में जो नोट्स दिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमें जो नोट्स दिए गए वो हम पहले पढ़ लेंगे। ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, जो भी हमें ये ड्राइंग में जो डायमेंशन दिए, ये देखो 11 मीटर दिया है, 12.20 मीटर दिया है, ये सब मीटर में। ऑल डायमेंशन आर एक्सक्लूडिंग ऑफ प्लास्टर। ड्राइंग्स नॉट टू बी स्केल, ओनली रिटर्न डायमेंशंस टू बी फॉलो। रेफर सेपरेट ड्राइंग फॉर आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन वर्क। एग्जीक्यूशन वर्क के लिए सेपरेट ड्राइंग्स रेफर करने हैं। एनी एडिशन और ओमिशंस आर टू बी ब्रॉट टू और नोटिस prior to execution. Contractor must verify dimensions on the job and refer specification reports. ये सब आपको पहले पढ़ लेने के हैं। अभी नोट्स हो गया। सेकंड पॉइंट है कॉलम। कॉलम को आपको क्या चेक करने का है, अभी जब आप कॉलम पोजीशन चेक करेंगे, सब जो ए कॉलम है, ये कॉलम का ओरिएंटेशन देखना बहुत जरूरी है वर्किंग ड्राइंग में जो दिया हुआ है। अभी ये जो कॉलम्स है, इसका ये कॉलम का पोजीशन और इसका सेंटर, ये वर्किंग ड्राइंग में, उसके बाद सेंटर लाइन ड्राइंग में और आरसीसी ड्राइंग में, ये सब मैच होना बहुत जरूरी है। इसका ओरिएंटेशन गलत हुआ होगा तो आप उसको आर्किटेक्ट को या आरसीसी डिजाइनर को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप वर्किंग ड्राइंग हाथ में ले तब पहले कॉलम का ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद रीड करना है आपको रूम का डायमेंशंस। अभी यहाँ पे दिया हुआ है एंट्रेंस लॉबी, इसका डायमेंशन है 4.6 बाय 3.15, ये सब मीटर में दिया हुआ है। उसके बाद ये रीडिंग हॉल है समझो, इसका डायमेंशन है 11 मीटर बाय 5.15 मीटर।
ये हो गया रूम का डायमेंशन कैसे रीड करना है उसके बारे में। उसके बाद आउटर टू आउटर डायमेंशन, ये देखो 11 मीटर दिया हुआ है, ये आउटर टू आउटर डायमेंशन है ऐसे पढ़ने के। वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशन दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा डायमेंशन है, ये आपको ब्लॉक वर्क के टाइम में ये जरूरी होता है, इसलिए डायमेंशन हर जगह का ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है। उसके बाद आता है ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स कहाँ पे दिया है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग दिया है, यहाँ पे डोर्स का ओपनिंग दिया है और विंडोज का ओपनिंग दिया है। तो पहले दिया है डोर का ओपनिंग, ये D1, इसका साइज दिया है 1500 बाय 2400। ये D1 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे D1 है, यहाँ पे 1500 बाय 2400 दिया हुआ है। तो आपको क्या करने का है, D1 कहाँ पे वो पता लगाना है, यहाँ पे जब भी आप ब्रिक वर्क करेंगे वो टाइम पे 1500 बाय 2400 का ओपनिंग छोड़ने का है। उसके बाद जितने भी डोर्स है, ये D2 है, ये D2 का क्या साइज दिया है 900 बाय 2400, ये हो गया D2 का साइज। D2 का क्या साइज दिया है 900 बाय 2400 और कंक्रीट फ्रेम दिया हुआ है, ये हुआ D2, इसको कंक्रीट फ्रेम दिया हुआ है और इसका डायमेंशन है 900 बाय 2400 और फ्लश डोर दिया हुआ है। इस तरह डोर्स का ओपनिंग पढ़ने का है। सेम आपको विंडो का W1 1500 बाय 1500, ये देखो यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W1 है, विंडो का डायमेंशन है 1500, सील लेवल है 900 और उसके बाद वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस तरह आपको ओपनिंग्स का रीडिंग करने का है, जो भी ओपनिंग्स हो गए उसका रीडिंग करने का है। अगला है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क करते टाइम आपको ध्यान में रखने का है ये सभी डायमेंशंस, या आउटर टू आउटर डायमेंशंस दिए हुए, इंटरनल टू इंटरनल डायमेंशंस दिए हुए। जब भी आप ब्रिक वर्क चालू करेंगे तो ये इंटरनल टू इंटरनल डायमेंशंस आपको मिलने चाहिए। समझो अभी ये जो पहला डायमेंशन रहता है 6 मीटर, ये आपका रहता है हॉरिजॉन्टल विड्थ, ये और ये दूसरा डायमेंशन रहता है 5 मीटर, ये रहता है ड्राइंग का वर्टिकल। तो आपको ये ब्रिक वर्क करते टाइम ये इंटरनल मेजरमेंट मिलने चाहिए, इसलिए ब्रिक वर्क करते टाइम ये मेजरमेंट जरूरी होता है। ब्रिक वर्क करते टाइम और एक चीज ध्यान में रखने की है, वॉल का थिकनेस कितना होता है। अभी यहाँ पे दिया है वॉल का थिकनेस 230 mm दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 100 mm, तो ये भी चीज जरूरी होती है। उसके बाद ड्राइंग रीड करते टाइम और एक चीज ध्यान में रखने की है, अभी समझो ये स्टेयर केस है, ये स्टेयर केस के पीछे ये विंडो दिया है, ये विंडो का W का सील दिया है 900, W2 का सील दिया है 900, लेकिन ये 900 कहाँ से, ये जो मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग की लेवल से 900 है। फिर भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो इलेवेशन C का ड्राइंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये इस बाजू का जो W1 दिया हुआ है इसका लेवल्स कितना है, वैसे ये बॉक्स दिया हुआ है, अभी अभी ये बॉक्स का हाइट कितना लेने का है, ये बॉक्स का हाइट कितना लेने का है, और टेरेस में कहाँ तक जाएगा, ये बॉटम से कहाँ से शुरू होगा, ये जो चीजें जो इधर प्लान में नहीं दिखती वो अपने को इलेवेशन में दिखेगी। अभी ये जो बिल्डिंग दिया हुआ है, ये बिल्डिंग के 4 इलेवेशन है, इलेवेशन ए, इलेवेशन बी, इलेवेशन सी, इलेवेशन डी। ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये है फर्स्ट फ्लोर प्लान, दोनों के इलेवेशन ड्राइंग दिए है। तो इलेवेशन ड्राइंग के इलेवेशन ड्राइंग से हम क्या समझ पाएंगे, कौन सा विंडो का क्या हाइट है। इलेवेशन में ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये अपने को इलेवेशन ड्राइंग में पता चलेगा। सेम वैसे ही आपको इलेवेशन ड्राइंग के साथ साथ जो सेक्शन ड्राइंग है वो भी रीड करने के। अभी यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए, ये देखो यहाँ से सेक्शन ए आया, यहाँ से सेक्शन ए आया। उसके बाद दिया हुआ है सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको सेम अंदर अंदर जो विंडोज है, अभी समझो ये W1 है और कहाँ पे ये वॉल्स है, ये डेड वॉल्स है, यहाँ पे ओपनिंग्स है। अभी ये पे देखो यहाँ पे D1 का ओपनिंग है, ये देखो यहाँ पे D1 का ओपनिंग है। तो अपने को ये पता चल जाता है कि कौन सा लेवल कहाँ पे, स्लैब का लेवल, कौन से स्लैब का लेवल क्या है, ये हमें सेक्शन से पता चल जाता है। यहाँ पे समझो पहला स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है, सॉरी ये पहला स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है, इसका हाइट हमें सेक्शन से पता चल जाता है। अभी ये समझो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है,
ये हमें सब सेक्शन से पता चल जाता है। इसलिए कभी भी आप प्लान पढ़ना चाहे वर्किंग प्लान, तो वर्किंग प्लान पढ़ते टाइम ये सब चीजें ध्यान में रखने का है। पहले तो कौन सा भी ड्राइंग पढ़े तो फर्स्ट नोट्स पढ़ने का है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको कॉलम्स का ओरिएंटेशन देखने का है, रूम साइजेस चेक करने, ओपनिंग चेक करने, ब्रिक वर्क चेक करने का है, और ये सब आप प्लान में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको इलेवेशन और सेक्शन का भी रीडिंग करने का है। तो चलो, ये हो गया आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में। नेक्स्ट वन इज आरसीसी ड्राइंग्स। आरसीसी ड्राइंग में सबसे पहले फुटिंग्स और कॉलम्स के ड्राइंग आपको दिए जाते हैं, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्किंग ड्राइंग में मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले रीड करना है कि नोट्स रीड करने के बाद ही ड्राइंग रीड्स करने को चालू करना है। तो पहले हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। यहाँ पे आप नोट्स दिया हुआ है सब, तो पहले बात करते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स में क्या दिया रहता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले नोट्स में दिया है, डू नॉट स्केल द ड्राइंग, रेफर फिगर डायमेंशंस। Any discrepancy or omissions or change shall be brought to notice prior to execution। एग्जीक्यूशन के पहले आपको ये सब बात करनी है। उसके बाद आया, do not cast any RCC work unless it is checked and confirmed by site engineer। All steel is torch steel और grade Fe 500 Newton per mm square meter। उसके बाद सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल 7 टन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद आया, कॉलम एंड फुटिंग आर ओनली डिजाइन फॉर ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर ओनली। डिजाइन ऑफ सेंटरिंग, शटरिंग एंड कॉन्क्रीट मिक्स इज कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट्स एंड साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैपिंग दिया हुआ है। सबसे जरूरी बात हमें ये लगने वाला है कि बार बेंडिंग शेड्यूल जब हम बनाते हैं उसमें ये बात लगती है, लैपिंग और एंकरेज लेंथ कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लैपिंग दिया हुआ है, बीम के लिए और स्लैब के लिए दिया है 60 इंटू डायमीटर ऑफ बार, इसको हम बोलते हैं 60D। कॉलम्स के लिए दिया है 50D। क्लियर कवर दिया हुआ है, फुटिंग्स के लिए 50 mm, टॉप एंड बॉटम, साइड को भी दिया है 50 mm। कॉलम्स के लिए दिया है कवर 40 mm, शेयर वॉल्स के लिए दिया है 25 mm। उसके बाद जो शेयर वॉल्स और कॉलम 200 mm के हैं उनके लिए दिया है 25 mm, और ग्रेटर देन 200 के लिए 40 mm है। स्लैब के लिए कवर दिया है 20 mm, बीम के लिए 25 mm, रिटेनिंग वॉल के लिए 25 mm, वाटर टैंक के लिए 25 mm। मतलब एक कवरिंग, सब कवरिंग हर बात के लिए कितना कवरिंग है, जैसे कि वॉल्स के लिए, स्लैब के लिए वो कवरिंग दिया हुआ है, और दूसरी बात दिया है लैब दिया हुआ है, और आपने को स्टील कौन सा यूज करने का है वो दिया हुआ है। अभी इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट इधर दिया नहीं है, लेकिन ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी आपने को ध्यान में रखने का है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिजाइन के लिए यूज किया गया है। तो अब हम सबसे पहले देते हैं कि फुटिंग का टाइप कौन सा है। तो फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग है, ये देखो आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे दिख रहा है, और जो टिपिकल सेक्शन है वहां पे भी दिख रहा है कि आइसोलेटेड फुटिंग है। थिकनेस 500 दिया हुआ है। टिपिकल ड्राइंग में 500 डेप्थ दिया हुआ है फुटिंग का। फुटिंग के जो बार से सिर्फ टॉप में दे, टॉप में बार दिख रहे 10 mm, 100 सेंटर टू सेंटर, शॉर्ट बोथ वे। उसके बाद ये दिया है पीसीसी का थिकनेस दिया हुआ है, रबल सोलिंग दिया है फुटिंग के नीचे। उसके बाद 300 mm का कॉम्पैक्टर हार्ड मुरूम फिलिंग, 98% कॉम्पैक्शन लिखा हुआ है। ये देखते हैं शेड्यूल ऑफ कॉलम। अभी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हुए हैं 14 नंबर ऑफ कॉलम्स है। हर एक फुटिंग का साइज दिया है 2700 बाय 3000, 3200 बाय 3500, 2500 बाय 2700, 2200 बाय 2400, ये फुटिंग का साइज दिया हुआ है। उसके बाद दिया है फुटिंग का थिकनेस, साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखते जाते। अभी दिए
2700 बाय 3000, ये हो गया फुटिंग का साइज। ये हो गया थिकनेस, ये देखो यहाँ पे थिकनेस दिया है 500, थिकनेस ऑफ फुटिंग। रेनफोर्समेंट बोथ वेज 10 डाया एट 100 सेंटर टू सेंटर, ये देखो 10 डाया 100 टू सेंटर अभी मैंने बताया था बोथ वे। फुटिंग टू फर्स्ट स्लैब, ये कॉलम का साइज दिया हुआ है। फुटिंग टू फर्स्ट स्लैब ये कॉलम जाएगा 230 बाय 600, ऊपर भी दिया है 230 बाय 600 फर्स्ट सेकंड स्लैब तक। ये हो गया कॉलम का साइज 230 बाय 600। उसमें रेनफोर्समेंट दिया है 8 बार 20 mm डाया के। उसके बाद दिया है ऊपर दिया है फर्स्ट स्लैब टू सेकंड फ्लोर 8 बार 20 mm डाया के। अभी इसमें क्या होगा, अभी कुछ ड्राइंग्स में देखो आप इधर लिखा है 8 बार लिखा है 20 mm डाया के, यहाँ पे लिखा है 10 बार 20 mm डाया के, और यहाँ पे भी लिखा है 10 बार 25 mm डाया के। ये हो गए दो केस हो गए 8 बार का और 10 बार का। तो अब हमको क्या करने का है, इसको रिंग कौन से हिसाब से डालने का। समझो 8 बार रहा तो यहाँ पे देखो 8 बार रेगुलर एक ही साइज से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार पूरे आ जाएंगे। उसके बाद 10 बार आया तो कौन सा ड्राइंग यूज करने का है, ये ड्राइंग यूज करने का है 10 बार के लिए। यहाँ पे लूप्स दिया हुआ है, 1 लूप्स 2 लूप्स और 3 लूप्स। लूप्स का कैसा होगा, जो ये मास्टर रिंग है, मास्टर रिंग को बोलते हैं ए रिंग, ये पूरा मास्टर रिंग रहेगा। उसके बाद ये बी में लूप्स आएगा, यहाँ पे 1 लूप्स, यहाँ पे 1 लूप्स, और ये जो सी दिया हुआ है ये सी आएगा सेंटर में जब 10 बार रहेंगे तो। और यहाँ पे 8 बार रहे तो कैसे रहेगा, एक मास्टर रिंग और 2 लूप्स, 1 लूप्स ये दूसरा लूप्स। उसके बाद आता है समझो वर्टिकल बार का साइज अलग अलग रहा। यहाँ पे पहले क्या था 8 बार 20 के थे, सेम था। उसके बाद 10 बार थे 20 के डाया की। अभी ये सेकंड केस देखो, इसमें क्या है 4 बार 20 के, 4 बार 16 के। तो अभी 20 का बार कहाँ पे प्लेस करने का और 16 के बार कहाँ पे प्लेस करने का, तो उन्होंने अपने को डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो 20 के बार रहे तो ये आउटर एज को प्लेस करने की 1 2 ये 3 ये 4, और 16 के बार कहाँ पे आएंगे, अंदर के साइड पे आएंगे। अभी ये सेम केस होगा 4 25 और 6 20 बार के बारे में। ये देखो 4 25 और 6 20, तो उस केस में क्या करने का है, जो 25 के बार आएंगे 1 2 3 4, ये हो गए 4 25 के बार, और उसके बाद आए 6 बार 1 2 3 4 5 और 6 बार, ये 20 के बार हो गए इनर साइड। और जो बाकी केस दिया हुआ है ये 8 बार 20 के, उसके बाद 8 बार 25 के, इसके लिए ये ड्राइंग यूज करने का है। ये सभी बार 8 के ये 20 के आएंगे, नहीं तो सभी बार ये 8 के 25 के आएंगे। इस तरह आपने को एक कॉलम का ड्राइंग रीड करने का है। इसके बाद देखते हैं कॉलम का लैप कैसे देने का है। अभी ये वर्टिकल बार है ये दोनों, तो अभी जो लैप दिया हुआ है, आपने को लैप दिया था ड्राइंग में 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार, ये हो गया यहाँ पे लैप हो गया। तो लैप अपने को एक जगह पे नहीं देने का है सभी बार का। समझो 10 बार है तो 10 बार का लैप एक जगह पे नहीं देने का है। क्या करने का है, ये हो गया सेकंड स्लैब, ये ऊपर हो गया सेकंड स्लैब, ये हो गया फर्स्ट स्लैब, इसका सेंटर लेने का है। सेंटर के ऊपर 5 बार का लैप आएगा, सेंटर के नीचे 5 बार का लैप आएगा। इससे क्या होगा, एक ही जगह पे लैप करने के लिए बहुत दिक्कत होता है और वहां पे वीकनेस होने का चांसेस होता है कॉलम के लिए। इसलिए सेंटर के ऊपर 50% बार का लैप देने का, सेंटर के ऊपर 50% बार का लैप देने का। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन बार ऑफ कॉलम शुड नॉट लैप एट बीम जंक्शन एंड शॉल बी एट द सेंटर ऑफ द 2 फ्लोर्स। ओके, इसके बारे में अभी सब जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज ड्राइंग के बारे में। प्लम्बिंग और ड्रेनेज ड्राइंग के बारे में बात करते टाइम सबसे पहले हम रीड करेंगे नोट्स। सबसे पहले रीड करेंगे नोट्स। सेकंड थिंग है सिंबल्स एंड नोटेशन।
थर्ड वन इज टाइप ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल यूज, टाइप ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल यूज। उसके बाद बात करेंगे इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स के बारे में, इनलेट एंड आउटलेट। उसके बाद बात करेंगे हम स्टैंडर्ड हाइट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो अभी शुरुआत में बात करते हैं हम नोड्स के बारे में। अभी नोड्स दिया हुआ है यहाँ पे, प्लम्बिंग नोड्स में क्या दिया रहता है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लम्बिंग शॉल बी कंसील टाइप, प्लम्बिंग ये सब कंसील टाइप होना चाहिए। उसके बाद दिया है फ्लश वॉल दिया हुआ है, कौन सा उसका नंबर है 1085 नंबर का फ्लश वॉल है। उसके बाद 2A बिप कॉक दिया हुआ है, उसके बाद पिलर कॉक दिया हुआ है, ये सब कौन कौन से कॉक कहाँ पे यूज होने वाला वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया है व्हाइट ग्लेज वॉल एंड यूरोपियन टाइप, मतलब नोट्स में सब कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करने का है। अभी देखो यहाँ पे जो वॉल हैंग यूज करने वाला है तो इसका ये नंबर होने वाला है। इसके बाद ये वॉल हैंग बेसिन है, तो बेसिन कौन सा यूज होने वाला है, तो ये बेसिन का नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बॉटल ट्रैप है, ये इसको बॉटल ट्रैप बोलते हैं, बेसिन के नीचे जो रहता है उसको बॉटल ट्रैप बोलते हैं। तो ये सब दिया हुआ है, तो उसके बारे में नोट्स में सब डिटेल्स रहता है। तो आप सबसे पहले हर ड्राइंग का नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स में अभी सेकंड चीज है सिंबल, तो यहाँ पे फ्लश वॉल का सिंबल दिया हुआ है इस तरह, 2A बिप कॉक का सिंबल दिया है इस तरह, उसके बाद पिलर कॉक का सिंबल दिया हुआ है, वैसे ही वॉल हैंग का सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्लम्बिंग। प्लम्बिंग के दो तीन प्लम्बिंग के टाइप्स के मटेरियल से, एक तो आता है यूपीवीसी, सीपीवीसी, पीवीसी। कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होने वाला है वो ड्राइंग पे दिया हुआ रहता है। तो जनरली यूपीवीसी सीपीवीसी ये इंटरनल के लिए यूज होता है, और जो पीवीसी मटेरियल है ये आउटलेट के लिए यूज होता है। ये देखो यहाँ पे आउटलेट के लिए यूज हुआ है, ये आउटलेट के लिए यूज हुआ है। तो ये मटेरियल कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज करना है ये हमें ड्राइंग के हिसाब से देखने का है। तो उसके बाद आता है इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। तो इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स कैसे रीड करने, तो हम पहले जानते हैं इनलेट के बारे में। अभी यहाँ पे दिया हुआ है 25 mm का इनलेट लाइन आया है बाहर से, ये बाहर से 25 mm का इनलेट लाइन आया, ये बाथरूम का ड्राइंग है। ये 25 mm का इनलेट लाइन आया यहाँ तक, यहाँ से रिड्यूस हो गया, ये हो गया 15 mm, ये आगे हो गया 15 mm, और 15 mm वो वॉश बेसिन तक आया 15 mm का। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट में आया वो 32 mm का लाइन दिख रहा है। ये जो इंटरनल ये आउटर लाइन है ये 32 mm का दिया हुआ है, क्योंकि जो ये WC रहता है इसका जो फ्लश वॉल रहता है ये 32 mm का रहता है, इसलिए बाथरूम को WC को जब भी आप कनेक्शन देंगे तो वो 32 mm का ही होना चाहिए। बाकी जितने भी टैब रहेंगे सब टैब को 15 mm का कनेक्शन रहेगा, क्योंकि आपका जो टैब आता है मार्केट में वो उसका डायमेंशन 15 mm रहता है। ये हो गया इनलेट के बारे में। अभी बात करते हैं आउटलेट के बारे में। ये देखो यहाँ पे आउटलेट दो तरफ के होंगे, एक होगा वेस्ट वाटर पाइप, ये वेस्ट वाटर पाइप होगा, ये आपका नानी ट्रैप से जुड़ा होगा। ये जो बाथरूम का जितना पानी आएगा वो सब ये नानी ट्रैप में जमा होगा, और जो बेसिन है बेसिन का पानी ये नानी ट्रैप में जमा होगा, और ये नानी ट्रैप ये आउटर लाइन को कनेक्ट होगा, ये होगा वेस्ट वाटर पाइप। दूसरा जो पाइप होगा वो हमारा होगा सॉइल पाइप। सॉइल पाइप ये बेसिकली सिर्फ WC के लिए रहता है, वो अलग से रहता है क्योंकि उसका स्मेल बात में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो उसका पाइप सॉइल पाइप अलग से दिया रहता है वो WC के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि कौन सा भी बाथरूम रहे तो उसके आउटलेट के दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा वेस्ट वाटर पाइप के लिए और दूसरा होगा सॉइल पाइप के लिए। अभी देखो मैंने पहले बताया इनलेट के बारे में,
तो ये देखो 32 इनलेट फ्रॉम ओवरहेड वाटर टैंक, ये 32 का इनलेट अंदर आया, तो ये 32 का पहले तो यूज किया WC के लिए, और उसके बाद यूज किया वो बाकी टैप्स के लिए, जैसे बेसिन है, उसके बाद शावर है, उसके लिए 15 का कनेक्शन रहेगा। अभी बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइट के बारे में। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट दिया हुआ है बेसिन का 800 आगे हम प्लम्बिंग का जब डिटेल में स्टडी करने वाले, तो अभी हम ड्राइंग का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी स्टैंडर्ड हाइट नहीं बताता, लेकिन ड्राइंग पे जो भी स्टैंडर्ड हाइट दिया हुआ है उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन साइड पे होना चाहिए। अभी बेसिन का दिया है 800 जैसे कि यहाँ पे WC का दिया हुआ है 450 ये अलग अलग स्टैंडर्ड हाइट होती है, या ये जैसे ड्राइंग में दिया है वैसे अपने को साइड पे मिलना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले सेशन की तरफ, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स कैसे पढ़ने के। सबसे पहले आपको क्या पढ़ने का है, लीजेंड्स और जो नोट्स दिया हुआ है रहता है वो पढ़ने का है। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सबसे पहले नोट्स क्या दिया हुआ है उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे लीजेंड्स और सिंबल्स जो रहते हैं, लीजेंड्स और सिंबल उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जानकारी लेंगे ड्राइंग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लीजेंड्स के बारे में। लीजेंड्स में हमें सबसे पहले दिया है 1200 स्वीप सीलिंग फैन। अभी सीलिंग फैन जब हम लगाते तो आपको देखने का है सीलिंग फैन का डायमीटर क्या होता है। अभी यहाँ पे दिया है 1200 उसके बाद दिया है 400 जहाँ पे जो सीलिंग फैन दिया है वो वहीं पे लगाने का है। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन का सिंबल दिया है, फ्लड लाइट का सिंबल दिया है, उसके बाद ट्यूबलाइट का सिंबल दिया हुआ है और उसका वेटेज दिया हुआ है। यह भी है 36 वाट का ट्यूबलाइट है। उसके बाद फ्लड लैंप है, सेपल लैंप 18 वाट का है। उसके बाद पावर पॉइंट का सिंबल दिया हुआ है और स्विच बोर्ड का सिंबल दिया हुआ है। अभी हम नोट्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नोट्स में जो स्विच बोर्ड है उनका हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर, और पावर पॉइंट है, पावर बोर्ड, उसका हाइट दिया है 1.2 मीटर। उसके बाद ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है वो जानकारी लेते। ड्राइंग में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिया हुआ है, और जो स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड्स के कनेक्शन दिए हुए, सब स्विच बोर्ड से अंदर के उनके कनेक्शन दिए हुए, और उसके बाद दिया हुआ है पैनल का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसे कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, SLD मतलब सिंगल लाइन डायग्राम। ये आपका पैनल का डिज़ाइन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं स्विच बोर्ड के बारे में। ये देखो यहाँ पे स्विच बोर्ड 3 दिया हुआ है, USB3। इसका स्टैंडर्ड हाइट कितना रखने का है आपको ड्राइंग में दिया है 1.2 मीटर। उसके बाद बात करते ये स्विच बोर्ड 3 आपको देखने का है। ये स्विच बोर्ड 3 कहाँ पे है, तो 12 मॉड्यूल दिया हुआ है। 12 मॉड्यूल मतलब यहाँ पे 12 बटन्स आ सकते हैं, तो उसका डिज़ाइन रहता है 12 मॉड्यूल का। समझो अभी ये हो गया 2 मॉड्यूल, ये देखो 1 और 2, ये हो गया सिंगल मॉड्यूल, ये हो गया सिंगल मॉड्यूल। तो अभी बात करते हैं SB3 के बारे में। अभी बात करते हैं SB3 के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले दिया है TL7, मतलब ये जो ट्यूबलाइट है 7 नंबर का, इसका कनेक्शन कहाँ पे आएगा, 3 नंबर के स्विच बोर्ड पे आएगा सबसे पहला। उसके बाद दिया है TL8, ट्यूबलाइट नंबर 8, ये ट्यूबलाइट नंबर 8, इसका कनेक्शन आएगा यहीं पे। उसके बाद आएगा F3, F3 मतलब फैन होगा, ये देखो फैन है, ये फैन का स्विच और ये उसका रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर FR मतलब ये दूसरा फैन है F4, उसका स्विच और उसका रेगुलेटर। उसके बाद आया है ये इलेक्ट्रिकल 6 एम्पियर का स्विच बोर्ड दिया हुआ है, 3 पिन सॉकेट, और ये हो गया उसका
स्विच बोर्ड, बटन सॉरी, ये हो गया स्विच बोर्ड के बारे में। सेम ऐसा ही रहता है। अब ये जो स्विच बोर्ड दिया रहता है यहाँ पे, ये 6 एम्पियर का है, ये रेगुलर यूज के लिए होता है। और जो पावर पॉइंट रहता है इसे पावर बोर्ड कहते हैं। ये पावर बोर्ड है, ये पे यहाँ पे देखते हैं अपन, पावर पॉइंट बोर्ड। पावर पॉइंट बोर्ड होता है 15 एम्पियर का, जैसे कि फ्रिज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, हेवी जो इक्विपमेंट रहते घर में, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, इसके लिए जो बोर्ड लगता है वो पावर बोर्ड लगता है, पावर पॉइंट बोर्ड। तो वो 15 एम्पियर का होता है। अभी ये जानकारी हमने ले ली। अभी यहाँ पे हमने फैन की जानकारी ले ली, फैन का कनेक्शन कहाँ पे होगा, कौन से बोर्ड पे होगा, ट्यूबलाइट का कनेक्शन कौन से बोर्ड पे होगा, ये सब हमने जानकारी ले ली, पावर पॉइंट की भी जानकारी ले ली। अभी हम देखेंगे SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में इधर बताया है MACDL से सप्लाई आएगा, तो उसके बाद आएगा FPMCCB, मतलब इसका होता है 32 एम्पियर का 4 पोल MCCB। ये MCCB क्या काम करता है? इट इज सुटेबल फॉर ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, मतलब अंदर कहीं भी ओवरलोड हो गया, ज़्यादा लोड आ गया, तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद समझो अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, मतलब कनेक्शन कट कर देगा। उसके बाद ये 200 एम्पियर का एल्यूमिनियम बस बार, इससे ये जो पहला दिया है वो है RYB, ये 1 एम्पियर का यहाँ पे MCB आएगा, और ये लाइट इंडिकेटर है। उसके बाद RYB मतलब रेड, येलो और ब्लू, ये 3 फेज कनेक्शन है। ये पहला कनेक्शन रेड, सेकंड वायर ये येलो, और तीसरा आएगा ब्लू। तो अपने जितने भी अंदर हम ये पॉइंट्स देखे, मतलब PB10 हो गया, उसके बाद SB19, SB1, SB2, SB3, अभी 3 फेज सप्लाई। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जितना भी घर पे जो लोड है, जितने भी बोर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों फेज पे। ये पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। यहाँ पे 10 एम्पियर के MCB लगाए हैं, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, इसके लोड के हिसाब से वो MCB लगाए हुए। तो कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं स्विच बोर्ड 1, 2, 3, उसके बाद स्विच बोर्ड 13, 14, 15। ये जो स्विच बोर्ड है, तो ये स्विच बोर्ड ये पहले फेज पे आएंगे। ये जो स्विच बोर्ड है 4, 5, 6, 7 और ये बाकी, तो ये आएंगे येलो फेज पे, मतलब सेकंड फेज पे, और ये थर्ड आएंगे ब्लू फेज पे। इस तरह इसका लाइन डायग्राम होता है। और ये एक बार ये लाइन डायग्राम बन गया आपका, तो यहाँ से जो सर्किट जाएगा वो डायरेक्ट स्विच बोर्ड पे जाएगा, और स्विच बोर्ड से फिर आपके अप्लायंसेस वर्क करना चालू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में। टेंडर डॉक्यूमेंट में 2 वॉल्यूम होते हैं। पहला वॉल्यूम होता है टेंडर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्रीमेंट रहते वो सब वॉल्यूम 1 में रहते, कि मतलब आपको टेंडर कैसे भरने का है, क्या भरने का है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सब आपको वॉल्यूम 1 में मिलेगा। और दूसरा होता है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में आता है टेंडर ड्राइंग, मतलब अभी जो हम पिछले सेशन में जो देखा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, वो सब आता है वॉल्यूम 2 में। तो वॉल्यूम 1 में जो बातें रहती है वो सब बातें आपको टेंडर भरने के टाइम पे याद रखने की है। ये सब टेंडर जब फिलिंग करते हैं तब आपको ये सब बात ध्यान में रखने की। अभी हम लोगों को जो साइट पे वर्किंग के लिए लगता है वो लगता है शेड्यूल बी का डिटेल्स ऑफ आइटम वर्क। हम जानकारी लेंगे अभी शेड्यूल बी के बारे में। सिर्फ शेड्यूल बी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मतलब जैसे कि सर्वेइंग से एक्सकेवेशन अप टू फिनिशिंग, मतलब जो भी आइटम रहते, पेंटिंग, टाइल वर्क, RCC वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, ये सब आइटम रहते, ये कैसे आपको काम करने का है। मतलब 2 चीजें ध्यान में रखने की, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। ये आपने को दिया रहता है,
ये दो चीजें दी रहती है शेड्यूल बी में। शेड्यूल बी में, तो शेड्यूल बी में हम सैंपल के तौर पर पहले देखते हैं एस्केवेशन, और एस्केवेशन के बाद देखेंगे प्लास्टर वर्क। दो चीजें अभी एस्केवेशन में यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एस्केवेशन फॉर फाउंडेशन इंडिविजुअल फुटिंग, एस्केवेशन इन अर्थ सॉइल ऑल टाइप सैंड ग्रेवल सॉफ्ट मुरूम बोल्डर्स सॉफ्ट हार्ड रॉक। तो यहाँ पे एस्केवेशन कहाँ पे करने का है, वो डीटीपी का कंडीशंस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है विथ लिफ्ट अप टू 3.7 मीटर। मतलब आप जब टेंडर भरते तो उन्होंने बताया कि आपको एस्केवेशन 3.7 मीटर तक करने का है। मतलब टेंडर फिलिंग के टाइम पे आप वॉल्यूम का कैलकुलेशन जब करोगे एस्केवेशन का, तो आपको क्वांटिटी कितना पकड़ना है, 3.7 मीटर, इतना डेप्थ आपको लेने का है। तो 3.7 मीटर डेप्थ कहाँ पे लेने का है, समझो वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ टाइप 2 मल्टीपर्पज हॉल एंड रीडिंग हॉल, ये सब बिल्डिंग के लिए 3.7 मीटर हाइट दिया है। तो अभी मैंने जैसे बताया व्हाट टू डू और हाउ टू डू। अभी सबसे पहले बात करेंगे कि आपको क्या क्या करने का है इसमें। द कॉन्ट्रैक्टर शॉल एस्केवेट अप टू 3.7 मीटर फॉर बिल्डिंग ऑफ टाइप 2 मल्टीपर्पज हॉल एंड रीडिंग हॉल हैविंग सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 7 टन पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के लिए टेस्ट करना होगा, एसबीसी टेस्ट करना होगा। तो 7 टन पर स्क्वायर मीटर इतना आपको यहाँ पे एसबीसी मिलना चाहिए। समझो यहाँ पे 7 टन पर स्क्वायर मीटर इतना एसबीसी नहीं मिला, तो ओनर क्या कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि और डेप्थ आपको लेना पड़ेगा एक्सकेवेशन का। तो और डेप्थ लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगा। तो आगे उन्होंने बताया हुआ है द फाउंडेशन स्टार्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय स्ट्रक्चरल डिजाइनर इंजीनियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.7 मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। The additional payment due to additional excavation more than 3.7 meter depth will be paid at the current year of district schedule rates। मतलब करंट डीएसआर के हिसाब से आपको 3.7 मीटर के से ज़्यादा एक्सकेवेशन करना पड़ा तो उसके अलग से आपको चार्जेस पेड कर दिए जाएंगे। If the depth of excavation less than 3.7 meter, then the amount against the saving quantity of excavation will be recovered at the current year of DSR। मतलब 3.7 मीटर के पहले ही, मतलब 3 मीटर पे आपको ये एसबीसी मिल गया 7 टन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको 0.7 मीटर का जो सेविंग होगा उसका अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा करंट एसएसआर के हिसाब से और डीएसआर के हिसाब से। डिवॉटरिंग इफ रिक्वायर्ड during excavation shall be done by contractor। Okay, in case of cutting area the contractor shall excavate first to made up ground level shown in drawing, thereafter 3.7 meter made up ground level for footing। इसका मतलब क्या होगा, स्लोपिंग एरिया है और आपको यहाँ पे आपको प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल नेचुरल ग्राउंड लेवल मेंटेन करने को बोला है, और यहाँ से 3.7 मीटर डेप्थ लेने का है। तो आपको पहले क्या करने का है, एक कटिंग एरिया है इसको पहले लेवल कर लेने का है नेचुरल ग्राउंड लेवल तक, और उसके बाद 3.7 मीटर डेप्थ एक्सकेवेट करने का है। सेकंड दिया है द कॉन्ट्रैक्टर शॉल एक्सकेवेट फर्स्ट 3.7 मीटर इन केस ऑफ फिलिंग। मतलब ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे फिलिंग करने का है। तो उन्होंने क्या बताया हुआ है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल फॉर फुटिंग और फाउंडेशन। मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जो होगा वहां से आपको 3.7 मीटर लेना है। मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल ये है और ये आपको बाद में ये आपका एनजीएल रहने वाला है, तो आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 3.7 लेना है। मतलब ये फिलिंग एरिया आपको छोड़ देने का है। मतलब यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ फिलिंग एरिया, इन केस ऑफ कटिंग एरिया। तो कटिंग एरिया के टाइम पे क्या करने का है, आपको कटिंग कर लेने का है, उसके बाद 3.7 मीटर डेप्थ लेने का है। और इनकेस फिलिंग एरिया है तो फिलिंग एरिया छोड़ देने का है और उसके बाद 3.7 मीटर का डेप्थ लेने का है। इस तरह से सब बातें उन्होंने बताई रहती है। इसलिए ड्राइंग जब आप रीड करते तो ड्राइंग के साथ साथ आपको टेंडर का शेड्यूल बी भी रीड करना है, क्योंकि शेड्यूल बी में दिया रहता है कि आपका कॉस्टिंग
कहाँ पे कितना दिया हुआ है, मतलब एस्केवेशन कितना एज्यूम किया हुआ है, 3.7 मीटर एज्यूम किया है, कितना एज्यूम किया है, आपको एस्केवेशन आरसीसी सब जो चीजें है वो डिटेल में ड्राइंग में नहीं बता सकते, तो ये ड्राइंग आपको शेड्यूल बी में दिया रहता है। और एक देखेंगे, अभी देखते हैं प्लास्टर के बारे में। अभी देखो यहाँ पे बताया है जिप्सम प्लास्टर 6 mm थिक सिंगल कोट, कहाँ पे लेने का है, फॉर सीलिंग, ओनली सीलिंग। अभी ड्राइंग पे तो आपको ये बता नहीं सकते कि जिप्सम प्लास्टर कहाँ लेने का है, तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है सीलिंग के लिए आपको जिप्सम प्लास्टर लेने का है। कौन से बिल्डिंग के लिए लेने का है, टाइप 2 क्वार्टर्स, मल्टीपर्पज हॉल, रीडिंग हॉल, ये बिल्डिंग्स के लिए आपको जिप्सम प्लास्टर यूज करने का है सीलिंग के लिए। अभी आगे दिया हुआ है सीमेंट प्लास्टर 12 mm थिक इन अ सिंगल कोट, सीमेंट प्लास्टर लेने का है, सिंगल कोट लेने का है, और उसका रेशो भी दिया है 1:4 विदाउट नीरू। तो आपको ये कहाँ लेने का है, फॉर टॉयलेट्स एंड किचन ओटा वॉल्स, वो अबाउट डैडो, मतलब जो आपका टाइल्स रहता है, टाइल के ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे लेने का है सिंगल कोट प्लास्टर। उसके बाद दिया है जिप्सम प्लास्टर 10 mm थी सिंगल कोट फॉर इंटरनल वॉल्स, फॉर ऑल रूम्स, वॉल एक्सेप्ट टॉयलेट एंड किचन, टॉयलेट और किचन छोड़ के जितने भी वॉल्स है वहां पे आपको 10 mm थिक जिप्सम प्लास्टर लेने का है। मतलब ऐसे सब दिया रहता है आपको, कितना हाइट लेने का है, उसका थिकनेस कितना है, उसके बाद कहाँ पे लेने का है, ये सब चीजें आपको शेड्यूल बी में सब बताई जाती है। इसलिए आपको ड्राइंग पढ़ते समय शेड्यूल बी भी साथ में पढ़ने का है। अभी देखते नोट्स क्या दिए हुए उन्होंने प्लास्टरिंग के। द प्लास्टरिंग वर्क शॉल इंक्लूड नेसेसरी हैकिंग फॉर आरसीसी सरफेस, आरसीसी सरफेस को आपको हैकिंग करने का है। सैंड प्लास्टर शॉल बी क्यूर्ड फॉर 14 डेज वेट क्यूरिंग, 14 डेज के लिए आपको क्यूरिंग करने का है। उसके बाद दिया है ऑल इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर सरफेस शुड बी लाइन लेवल एंड प्लम, प्लास्टर सरफेस शुड बी 100% क्रैक फ्री। मतलब ये टाइप के नोट्स आपको दिए रहते शेड्यूल बी में। तो आपको शेड्यूल बी में अभी हमने जो बताया एक्सकेवेशन, आरसीसी, आरसीसी में क्या दिया रहता है, आरसीसी में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहता है, आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, सब प्रिकॉशंस आपको आरसीसी में शेड्यूल बी में दी रहती है। उसके बाद आता है ग्रिल्स, ग्रिल्स का वेट क्या होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर, उसके बाद वुडन डोर्स कौन से होने चाहिए, ये सब डिटेल्स आपको जो ड्राइंग में बता नहीं सकते वो सब डिटेल्स आपको शेड्यूल बी में बताए रहते। इसलिए शेड्यूल बी का यूज आप सबसे पहले कहाँ करेंगे, टेंडर भरते टाइम करेंगे। उसके बाद जब साइट पे वर्क चालू होता है, तो साइट पे जब वर्क चालू होता है तो साइट इंजीनियर्स के पास भी शेड्यूल बी का कॉपी होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा।